नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय की तह तक जाने वाले हैं जिसके बारे में बातें तो होती हैं पर शायद उतनी गहरी समझ नहीं है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस उलझे हुए विषय को बहुत साफ साफ समझाते हैं। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इस गुत्थी को सुलझाएं। ये असल में क्या है, क्यों होता है और सबसे ज़रूरी मदद कैसे पहुंच सकती है। और चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी गलतफहमी से। ज़्यादातर लोग पोस्टपार्टम डिप्रेशन को बेबी ब्लूज ही समझ लेते हैं और उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन इन आर्टिकल्स में एक बात बार बार सामने आती है कि ये दोनों मतलब दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। तो इसी फर्क को पहले समझते हैं ना। स्रोत बताते हैं कि बेबी ब्लूज तो लगभग 80% नई माँओं को होता है। बच्चे के जन्म के बाद वो जो कुछ दिनों तक मूड स्विंग्स होते हैं, रोना आता है, चिड़चिड़ाहट, ये सब आम है। हाँ, ये एक तरह का मतलब एक इमोशनल तूफान जैसा है जो हार्मोन्स के बदलने और थकान से आता है और हफ्ते 10 दिन में जैसा आपने कहा वो चला भी जाता है। लेकिन पोस्टपार्टम डिप्रेशन पीपीडी इससे कहीं ज्यादा गहरा और सच कहूं तो खतरनाक है। बिल्कुल। अगर बेबी ब्लूज को आप बारिश के बाद छाए हुए बादल समझें तो पीपीडी एक ऐसा घना कोहरा है जिसमें इंसान मतलब रास्ता ही खो देता है। ये सिर्फ उदासी नहीं है, इसमें एक गहरी निराशा है, खालीपन है, एक लगातार बनी रहने वाली चिंता है। और शायद सबसे तकलीफदेह भावना जिसका जिक्र स्रोत बार बार करते हैं वो है बच्चे से जुड़ाव महसूस ना कर पाना। हाँ। समाज एक नई माँ से उम्मीद करता है कि वो तो बस प्यार और ममता से भर जाएगी, और जब ऐसा नहीं होता तो वो माँ खुद को एक बुरी माँ समझने लगती है और ये अपराध बोध उसे अंदर से खाने लगता है। मतलब समाज जिसे अक्सर एक माँ की कमजोरी या नाकामी मान लेता है। हाँ, स्रोत उसे वैसे ही देखता है जैसे कोई टूटी हुई हड्डी को देखता है, एक मेडिकल समस्या जिसे सहारे और इलाज की जरूरत है, ताने या जजमेंट की नहीं। बिल्कुल। ये नजरिया ही सब कुछ बदल देता है। ये किसी की गलती नहीं है, ये एक हालात हैं। तो अगर ये एक मेडिकल कंडीशन है तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर ये होता ही क्यों है? क्या ये सिर्फ हार्मोन्स का खेल है या कहानी में और भी किरदार शामिल हैं? देखिए, हार्मोन्स इसका एक बहुत बड़ा और जरूरी हिस्सा हैं, पर वो पूरी कहानी नहीं है। इसे ऐसे समझिए, प्रेगनेंसी के दौरान ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल बहुत ज्यादा होता है। बच्चे के जन्म के 24 घंटे के अंदर ये लेवल अचानक से मतलब एकदम से गिर जाते हैं। ये इतनी तेजी से गिरते हैं कि दिमाग के जो इमोशनल सर्किट्स हैं उनके लिए एक पावर कट जैसा है। अच्छा। सब कुछ गड़बड़ा जाता है। मूड को कंट्रोल करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स पर इसका सीधा असर पड़ता है। जब मैं ये सब पढ़ रही थी तो एक बात ने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। हम हमेशा पीपीडी को हार्मोन से जोड़ते हैं, पर स्रोत का कहना है कि नींद की भयानक कमी हाँ, शायद उतना ही बड़ा विलन है। ये सुनने में कितना आम लगता है, अरे बच्चा हुआ है तो नींद तो कम होगी ही, पर इसका असर कितना गहरा है। बहुत गहरा। क्योंकि कुछ रातों की नींद पूरी ना होना और हफ्तों या महीनों तक मतलब लगातार नींद की कमी झेलना दो अलग बातें हैं। सही बात है। लगातार नींद की कमी अपने आप में एक तरह का टॉर्चर है। ये सोचने समझने की शक्ति, इमोशंस को संभालने की क्षमता सब कुछ छीन लेती है। तो जब एक तरफ हार्मोनल क्रैश हो रहा हो और दूसरी तरफ नींद पूरी ना होने से दिमागी हालत खराब हो तो पीपीडी के लिए एक जमीन तैयार हो जाती है। स्रोत इसमें एक और परत जोड़ते हैं, भावनात्मक और सामाजिक कारण, जैसे सपोर्ट सिस्टम की कमी या पार्टनर के साथ रिश्ते में तनाव। पर मुझे ये बात हैरान कर गई कि एक मुश्किल या दर्दनाक डिलीवरी का अनुभव भी इसे ट्रिगर कर सकता है। ऐसा क्यों है? क्या ये सिर्फ शारीरिक है या इसका कोई मनोवैज्ञानिक पहलू भी है? इसका मनोवैज्ञानिक पहलू बहुत बड़ा है। एक दर्दनाक डिलीवरी सिर्फ एक शारीरिक पीड़ा नहीं है। ये एक ऐसा अनुभव हो सकता है जहां महिला को लगता है कि उसका अपने शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं है। बेबसी। हाँ, कि वो बेबस है। ये बेबसी और डर का एहसास बाद में ट्रॉमा का रूप ले सकता है जो एंजाइटी और डिप्रेशन को जन्म देता है। तो ये असल में जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक तीनों वजहों का एक परफेक्ट स्टॉर्म है। कोई एक कारण नहीं बल्कि कई चीजें मिलकर एक महिला को इस स्थिति में ढकेल देती हैं। तो इस परफेक्ट स्टॉर्म के बीच एक परिवार या दोस्त वो कैसे पहचानेगा कि ये सिर्फ नई माँ बनने की थकान है या कुछ और? क्योंकि लक्षण कई बार बहुत मिलते जुलते हो सकते हैं। यहाँ पर पैटर्न देखना बहुत जरूरी है। रिसर्च जिस बात पर जोर देती है वो है लक्षणों की तीव्रता और उनका समय। 1-2 दिन उदास रहना अलग बात है,
लेकिन अगर 2 हफ्तों से ज्यादा समय तक लगातार गहरी उदासी, रोना या चिड़चिड़ापन बना हुआ है, तो ये एक रेड फ्लैग है। स्रोत में जिन लक्षणों की बात की गई है, उनमें से एक ऐसा है जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। उन चीजों में भी दिलचस्पी खो देना जिनमें पहले बहुत मजा आता था। हाँ, बच्चे के साथ जुड़ाव बनाने में मुश्किल होना, ये सुनना ही कितना तकलीफदेह है। और ये सबसे ज्यादा तकलीफदेह इसलिए है क्योंकि इसी भावना के कारण माँ खुद को कसूरवार मानने लगती है। उसे लगता है मुझ में ही कोई कमी है, मैं कैसी माँ हूं जो अपने बच्चे से प्यार नहीं कर पा रही। और ये अपराध बोध का एक ऐसा चक्र शुरू कर देता है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो अपनी भावनाएं दूसरों से छुपाने लगती है, इस डर से कि लोग उसे जज करेंगे। और ये अकेलापन डिप्रेशन को और भी गहरा कर देता है। तो ये तो साफ है कि तुम ठीक हो जाओगी या पॉजिटिव सोचो, ये जुमले यहाँ काम नहीं आते। बिल्कुल नहीं। तो फिर सही मदद कैसी दिखती है? सपोर्ट शब्द कहना बहुत आसान है, पर असल में इसका मतलब क्या है? लेखक का एक बहुत पावरफुल ऑब्जर्वेशन है। सबसे पहली और सबसे जरूरी मदद है बिना जज किए सुनना। उसे ये महसूस कराना कि उसकी भावनाएं, चाहे वो कितनी भी नेगेटिव क्यों ना लगे, वो जायज हैं। हाँ। ये कहना कि ये बहुत मुश्किल होगा, मैं समझ सकता हूं। किसी को ये कहने से 1000 गुना बेहतर है कि अरे तुम्हारे पास तो इतना प्यारा बच्चा है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। इसके बाद आती है व्यवहारिक मदद, मतलब शब्दों से आगे बढ़कर कुछ करना। एक्शन। बच्चे को थोड़ी देर संभाल लेना ताकि मां नहा सके या शांति से एक कप चाय पी सके। घर के कामों में हाथ बटाना, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेने में मदद करना, ये छोटी छोटी चीजें उस पर से बहुत बड़ा बोझ हटा सकती हैं। उसे ये एहसास दिलाना कि वो इस लड़ाई में अकेली नहीं है। स्रोत की एक लाइन बहुत असरदार है जो इस पूरी बात का सार है। सहानुभूति किसी की जान बचा सकती है। ये लाइन कुछ देर सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल, क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी मदद कोई समाधान देना नहीं, बल्कि सिर्फ मौजूद रहना है। ये एहसास दिलाना कि मैं यहां हूं तुम्हारे साथ। सहानुभूति का मतलब है किसी के दर्द को महसूस करने की कोशिश करना, उसे कम समझना नहीं। और पीपीडी जैसी स्थिति में जहां इंसान बहुत अकेला महसूस करता है, ये एहसास दवा की तरह काम कर सकता है। ये तो हुई परिवार और दोस्तों की बात, लेकिन जब मामला गंभीर हो तो पेशेवर मदद की जरूरत पड़ती है। तो इलाज के विकल्प क्या हैं? क्या इससे पूरी तरह बाहर आया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल, और ये जानना सबसे जरूरी है। अच्छी खबर यह है कि पीपीडी का इलाज पूरी तरह से संभव है। स्रोत में थेरेपी का जिक्र सबसे पहले आता है, खासकर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी। सीबीटी, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये दिमाग के लिए एक तरह की फिजियोथेरेपी है? जैसे फिजियोथेरेपी गलत मस्कल मूवमेंट्स को ठीक करती है, वैसे ही सीबीटी सोचने के गलत पैटर्न को ठीक करती है। ये एक बेहतरीन एनोलॉजी है। बिल्कुल यही काम है सीबीटी का। ये उन नकारात्मक और खुद को दोषी ठहराने वाले विचारों के पैटर्न को पहचानने और उन्हें चुनौती देने में मदद करती है जो डिप्रेशन की जड़ में होते हैं। ये सोचने के नए स्वस्थ तरीके सिखाती है। इसके अलावा सपोर्ट ग्रुप्स बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। जब एक महिला दूसरी ऐसी माँओं से मिलती है जो उसी दौर से गुजर रही हैं, तो उसका अकेलापन कम होता है। सही है। उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ उसके साथ नहीं हो रहा है, और कुछ गंभीर मामलों में मनोचिकित्सक की सलाह पर दवाइयां भी दी जाती हैं। तो इलाज के साथ साथ स्रोत में जीवन शैली से जुड़ी कुछ बातों पर भी जोर दिया गया है, जैसे सही आराम लेना, पौष्टिक खाना और हल्का व्यायाम। हाँ, और यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। स्रोत ये साफ करता है कि ये चीजें इलाज नहीं है, बल्कि ये रिकवरी के लिए एक मजबूत फाउंडेशन बनाती हैं। अच्छा। यह उम्मीद करना कि सिर्फ सैर पर जाने से डिप्रेशन ठीक हो जाएगा सही नहीं है, लेकिन यह थेरेपी और सपोर्ट को और ज्यादा असरदार बनाने में मदद करता है। जब आपका शरीर मजबूत होता है तो दिमागी लड़ाई लड़ना थोड़ा आसान हो जाता है। ये सारी बातचीत हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़ी बाधा पर ले आती है, कलंक, स्टिग्मा। जब तक समाज में इसे एक महिला की कमजोरी या नाकामी के तौर पर देखा जाएगा, तब तक महिलाएं मदद मांगने से हिचकिचाती रहेंगी। और इसी कलंक को तोड़ना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस पर खुलकर बात करना, जानकारी फैलाना और अपने आसपास की नई माँओं के प्रति ज्यादा संवेदनशील होना।
जब हम पीपीडी को एक बीमारी के रूप में सामान्य कर देंगे, जैसे हम डायबिटीज या थायराइड को करते हैं, तभी महिलाएं बिना किसी डर या शर्म के आगे आकर कह पाएंगी, मुझे मदद की जरूरत है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन बेबी ब्लूज का बड़ा रूप नहीं, बल्कि एक गंभीर मेडिकल स्थिति है। बिल्कुल। इसके कारण सिर्फ हार्मोनल नहीं, बल्कि जैविक, भावनात्मक और सामाजिक वजहों का एक जटिल मिश्रण है। परिवार और समाज का साथ इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और सबसे बड़ी बात जो हर नई माँ और उनके परिवार को याद रखनी चाहिए, मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि हिम्मत और खुद की देखभाल की सबसे बड़ी निशानी है। इस स्रोत से एक आखिरी विचार मन में आता है, जो हमें थोड़ा और गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि माँ को मदद मांगनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये हमें एक जरूरी सवाल पर भी सोचने के लिए मजबूर करता है। एक समाज के रूप में हम ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं बना सकते हैं जहां मदद मांगनी ना पड़े, बल्कि वो पहले से ही मौजूद हो। मतलब मदद एक विकल्प ना हो, बल्कि सिस्टम का हिस्सा हो। हाँ, बच्चे के जन्म के बाद सिर्फ बच्चे के स्वास्थ्य की जांच नहीं, बल्कि माँ के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल भी उतनी ही प्राथमिकता और उतनी ही सहजता से कैसे दी जा सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए।